ठीक है। ये है क्या, इस ग्राफ को बहुत बढ़िया से समझ लो। ग्राफ क्या है, हम लोग इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे रेजोनेंस। रेजोनेंस हम पढ़े थे कि रेजोनेंस क्या होता है। समझो कि अगर हम कोई भी सर्किट है, मेरे पास कोई एसी का सर्किट है, उस सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का वैल्यू समय के साथ बढ़ता है, घटता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, घटता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो करंट का वैल्यू बढ़ते घटते में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है उसको हम लोग अभी तक IM से डिनोट करते आए हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसको करंट का एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। हम लोग क्या देखें कि जब AC करंट फ्लो होता है तो उसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। AC सर्किट में मतलब पूरा आधा घंटा ले लेना है ना। केमिस्ट्री वाले सर अगर 10 मिनट लेट से छोड़े तो ब्रेक भी 10 मिनट एक्सटेंड करेगा, एक दिन भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बोलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आदर्श क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मुंह तोड़ देंगे, हाँ कुछ नहीं बोलेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है आदर्श? दोबारा मौका दिए। ठीक देखना, बहुत ध्यान से समझो, सुनो बात को। हम लोग क्या देखें कि रेजोनेंस जब अकर करता है, यानी जब रेजोनेंस आता है उस समय ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है ना, या करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसको हम लोग IM से डिनोट करते हैं, वो एकदम हाई पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, रेजोनेंस पे, है ना। जिस समय रेजोनेंस आता है या जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है उस फ्रीक्वेंसी पे। तो हम क्या कर रहे हैं, समझो बात को, हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, समय के साथ फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं और करंट के एम्पलीट्यूड को मेजर कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जी थोड़ा सा बढ़ाएं, इसमें करंट का एम्पलीट्यूड क्या आया, नोट कर लिए। फिर थोड़ा सा बढ़ाएं फ्रीक्वेंसी को, उसमें करंट का एम्पलीट्यूड क्या आया, उसको भी नोट डाउन कर लिए। और क्या कर रहे हैं, जो करंट का एम्पलीट्यूड है वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं IM का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। समझना इंपॉर्टेंट बात, किसी एक ग्राफ को कंसिडर करो, पहले R1 वाले ग्राफ को चलो कंसिडर कर लो, ठीक है। ये R2 का ग्राफ है, हम R1 का पहले ग्राफ को कंसिडर करते हैं, ठीक। तो अगर हम R1 का ग्राफ को कंसिडर करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, देखने वाला। R1 के ग्राफ को अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या देखते हैं, अभी इस ग्राफ को एकदम इग्नोर कर दो, ठीक है। जैसे जैसे ओमेगा का वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं, ओमेगा इधर बढ़ रहा है, ओमेगा का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो IM का वैल्यू बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट होता है, ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर होता है उस टाइम IM का वैल्यू एकदम हाई पे पहुंच जाता है, एकदम हाई पे पहुंच जाता है। इस समय IM का वैल्यू भी मैक्सिमम होता है। ग्राफ वही दिखा रहा है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा IM, हम लोग जो I मैक्सिमम का वैल्यू रेजोनेंस में देखे थे, सिंस ये सब बात याद रखना, हम क्वेश्चन देंगे, देख लेना। जेई का भी क्वेश्चन बन ही गया है, 1-2 क्वेश्चन बाकी है, देंगे। सब यही सब कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हम दिखा देंगे, तुम लोग पिछले 5-6 साल में देख लेना। तो ध्यान देना, छोटा छोटा चीज है जो बच्चा लोग इग्नोर कर देता है। रेजोनेंस के टाइम इम्पीडेंस जो है वो R के बराबर हो जाता है, तो IM जो है वो VM/R के बराबर होता है ना। अब देखो, अगर हमको IM जानना है, अगर R बड़ा होगा तो IM छोटा हो जाएगा ना जी। तो इन दोनों फिगर को अगर देखें, इन दोनों ग्राफ को अगर देखो तो इन दोनों ग्राफ के हिसाब से कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। जिस रेजिस्टेंस के लिए देखो, अगर रेजिस्टेंस बड़ा हुआ तो IM छोटा हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बड़ा हुआ तो IM छोटा हो जाएगा।
यही ना होगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दें तो रिजल्ट छोटा ना हो जाएगा जी। तो किस सिचुएशन में IM कम दिख रहा है? इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ के कंपैरिजन में IM कम दिख रहा है ना हर जगह, तो इससे पता चलता है कि R2 बड़ा है R1 से। ये बात भी याद रखना पड़ेगा, ये फिगर दे सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है कौन बड़ा है। 2023 में क्वेश्चन पूछा है, एक छोटा सा डिस्कस कर देते हैं। ऐसे ग्राफ है इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे है जी, एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है। ऑप्शन दिया, इस ग्राफ का नाम A दिया, इस ग्राफ का नाम B दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए ग्राफ जो है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का है, ए जो है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, बी जो है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ऐसे ऐसे करके 4 को ऑप्शन बना दिया है। ये एक ऑप्शन में है, ए कैपेसिटिव सर्किट कॉमा बी इंडक्टिव सर्किट, ऐसे फिर ए फलना बी ढकना, ऐसे करके ऑप्शन बनाया हुआ है। क्या लगता है कौन सा सर्किट है और बी कौन सा है? इंडक्टिव। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है ना, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को दिमाग पे रखना, दिमाग में रखना, ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, ये बात तो समझ में आ गया ना कि R2 क्यों बड़ा है, क्योंकि अगर R2 बड़ा हुआ तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू छोटा हो जाएगा, और करंट का मैक्सिमम वैल्यू छोटा दिख रहा है R2 वाले ग्राफ में, इसका मतलब R2 बड़ा है R1 से। क्लियर है ये चीज़? चलो अब मेन बात पे आते हैं। ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये क्लियर हो गया। I मैक्सिमम को ओमेगा, I मैक्सिमम वर्सेस ओमेगा ग्राफ है, ओमेगा को चेंज कर रहे हैं, ओमेगा को बदलने पे I मैक्सिमम का जो वैल्यू आ रहा है उसको प्लॉट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि I मैक्सिमम का सबसे बड़ा वैल्यू ओमेगा नॉट पे आ रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये ग्राफ है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हम लोग को पढ़ना है, कुछ कुछ टर्म्स है, डायरेक्टली इन्हीं टर्म से क्वेश्चन पूछेगा, डेरिवेशन चांस बहुत कम है। सबसे पहला टर्म जो हमको पढ़ना है वो है बैंड विड्थ। पहले हम थोड़ा समराइज कर दे रहे हैं क्या पढ़ना है, ठीक है। पहला पढ़ना है बैंड विड्थ, दूसरा पढ़ना है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और तीसरा पढ़ना है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इन 3 बातों को हमको समझना है आज फिलहाल। बैंड विड्थ क्या होता है ये समझो, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम, ये ग्राफ क्लियर है, अब हम एंटर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स चीज पे, इसलिए कंसंट्रेशन अपना रखना, ठीक है। तबीयत ठीक है अनुराग? तो ध्यान देना, अगर सपोज करो एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे ग्राफ जो मेरा है वो IM वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है। अगर IM हम मैक्सिमम वाला वैल्यू लेते हैं, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लेंगे, तो मैक्सिमम मतलब हम इसको करंट का एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। करंट के एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम वो सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग या उसका जो ओमेगा होगा वो एक ही होगा, ओमेगा नॉट। लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई दूसरा IM सेलेक्ट कर लिए, जैसे मान लो ये वाला IM सेलेक्ट कर लिए, ये वाला कुछ वैल्यू होगा, तो ये IM देने वाला 2 ओमेगा होगा। यानी ये IM कौन कौन देगा? एक तो ये ओमेगा दे देगा और दूसरा ये वाला ओमेगा भी दे देगा। सेम IM 2 ओमेगा दे देगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IM को छोड़ के अगर हम किसी भी IM को सेलेक्ट करें तो वो IM हमको 2 ओमेगा पे मिल जाएगा। ग्राफ को देख के तो यही लग रहा है, क्लियर है? अब देखो समझो, तो हम क्या मानते हैं, हम एक IM सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो यहाँ पे एक ऐसा IM सेलेक्ट करते हैं अंदाजी, है ना, जो कि इसका IM का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 1/√2 टाइम्स है। ऐसा IM हम अपने मन से सेलेक्ट कर लिए। ऐसा इसलिए लिया गया ताकि कैलकुलेशन आगे डेरिवेशन में आसान हो। हम किसी भी IM को सेलेक्ट कर सकते थे, बट ऐसा चुने हैं जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ा,
ठीक। अब ये Im 2 ओमेगा पे मिल रहा है, एक ओमेगा 1 पे मिल रहा है, एक ओमेगा 2 पे मिल रहा है, ठीक है। अब समझो ओमेगा 2 का ओमेगा नॉट से जो डिस्टेंस है और ओमेगा 1 का ओमेगा नॉट से जो डिस्टेंस है, ठीक है। देखो ओमेगा 2 का ओमेगा नॉट से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डेल्टा ओमेगा नाम देते हैं, और यहाँ का भी जो डिस्टेंस है उसको भी डेल्टा ओमेगा नाम देते हैं। तो ये जो यहाँ पे गैप आ गया ना, गैप, वो 2 डेल्टा ओमेगा आ गया। इसी को बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट बोलते हैं। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ठीक है। सेम आई मैक्सिमम जिन 2 ओमेगा पे मिलता है उनके बीच के गैप को बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला चीज क्लियर हो गया, बड़ा है ये पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पहला चीज तो क्लियर कि बैंडविड्थ क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं, हम बताएंगे क्वालिटी फैक्टर आगे आएगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है, ध्यान देना। जब बैंडविड्थ बहुत कम हो या कम हो, बैंडविड्थ जितना कम हो, देखो तो अगर ये कम हुआ तो रेजोनेंस और शार्पर हो जाएगा, है ना। ये जितना कम होगा ना वो उतना शार्प हो जाएगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि कैसे शार्पनेस, ये दोनों चीज आगे और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन सभी चीजों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलो चलो ये ग्राफ में मेरे ख्याल से डेल्टा ओमेगा लिखा हुआ है ना जी, ठीक है। अच्छा आगे देखना, हम जो है ओमेगा 1 को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। देखो तो यहाँ से यहाँ ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। एक छोटा चीज समझना, एक क्वांटिटी आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको निकालते ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा से। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ओमेगा नॉट को अगर हम बैंडविड्थ से डिवाइड कर दें तो ये क्वांटिटी डिनोट करता है कि वो रेजोनेंस कितना शार्प है। अगर 2 डेल्टा ओमेगा यानी बैंडविड्थ बहुत कम हुआ तो रेजोनेंस बहुत शार्प रहेगा, ये कम तो रिजल्ट बड़ा, है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिनोट करता है, और इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। एक और इतना इज इक्वल टू एक और फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसको भी क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे, तो इसको भी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, जो कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को दिखाता है, ठीक है। अब देखो अगर हम क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन करना चाहें, ठीक है, ठीक है। अगर हम क्वालिटी फैक्टर को डिराइव करना चाहें तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये सब डायरेक्ट पूछता है क्योंकि जान रहा है बच्चा, इसको स्किप कर चुका है या इसको याद नहीं रखा है। क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ जी, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। एक और फॉर्मूला आएगा, वो भी जरूर दिमाग में रखना, है ना, डायरेक्टली पूछ सकता है उस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को देता है, ये बताता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है, कितना पतला, एकदम शार्प ऐसे है कि ऐसे है, कैसा है ना, शार्पनेस को बताता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, हमको पता है कि जो IM होता है ना, ऐसे समझना बात को, जो IM होता है हम इसको लिख सकते हैं जी VM/Z। किसी भी सर्किट में, एक जनरल सर्किट में तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, है ना। अब देखो हम जो करंट लिए हैं ना स्पेशली अपने कैलकुलेशन के लिए, वो असल में हम I मैक्स या I ऐसा करते हैं, IM का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 1/रूट लिए हुए हैं, हम ऐसे लिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान देना, हम ये वाला लिए हैं, ठीक। अच्छा अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं VM/Z जो होता है वो तो R² प्लस
XC माइनस XL का होल स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहाँ इसको लिख रहे हैं XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दोनों से कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्क्वायर है ना, अंदर में कुछ भी लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये वाला करंट कब आता है? ये वाला करंट तब आता है जब रेजोनेंस रहता है। बोलो बोलो। यस, रूट अंडर रूट, है ना। हाँ, ये वाला करंट तब आता है जब रेजोनेंस रहता है, और रेजोनेंस के समय में जो इम्पीडेंस होता है वो R के बराबर होता है। तो जब मतलब रेजोनेंस का जो करंट होगा ना, ये रेजोनेंस का करंट है, ध्यान देना, रेजोनेंस के समय का करंट। तो रेजोनेंस के समय के करंट को Vm/R लिख सकते हैं ना। रेजोनेंस के समय का करंट को Vm/R लिख सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन है? अभी तुरंत डिस्कस किए थे। जो बढ़िया से पढ़ेगा तो ये सब कॉन्सेप्ट समझेगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट में बहुत सारा कुछ एंटर कर रहा है, समझ रहा है? ठीक, तो हम इसके बदले वो चीज़ लिख दें, Vm/√2R लिख दें। ये Vm/√R² प्लस ओमेगा L। ध्यान देना, हम यहाँ पे एक स्पेशल ओमेगा पे सारा काम कर रहे हैं, और वो ओमेगा 1 ले रहे हैं, ओमेगा 1 सेलेक्ट कर ले रहे हैं, उसी पे सारा काम कर रहे हैं। ओमेगा 1L माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है ना? Vm काट दें तो हम इसको लिख सकते हैं √2R इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जी डेरिवेशन, ठीक है, R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ए बाबू, कब्बे से देख रहे हैं, पीछे ही पलट के बैठ जाओ। दोनों साइड रूट स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए हैं। बढ़िया से देख लो डेरिवेशन। चांस कम है वैसे आने का, लेकिन चांस लेना भी तो नहीं है। जो फुल मार्क्स चाहता है उसको चांस नहीं लेना है, जो नहीं चाहता है वो अपना देखेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस R² को इधर ले आते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। एक एक बात यहाँ पे सब कुछ क्लियर है? हम ऊपर का मिटा दें? बोलो जी, कहीं दिक्कत है? ठीक है, कुछ नहीं, हम खाली क्या किए हैं, देखो हमको पता है कि Im को Vm/Z लिखा जा सकता है, सब कुछ वही रहने दिए, सब चीज़ का वैल्यू पुट कर दिए, और हम एक स्पेशल करंट लिए हुए हैं। हम बोलें कि हम यहाँ पे कैसा करंट लिए हुए हैं जो मैक्सिमम Im का मैक्सिमम है, Im के मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स है, तो वो वाला करंट पुट कर दिए, ठीक है। इसके जगह पे वो वाला करंट पुट कर दिए, सब कुछ वही है। और इस करंट को हम लिख सकते हैं वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे आप बोले थे ना रेजोनेंस का कुछ, जैसे कि आप बोले Im मैक्सिमम को हम इंडिकेट करते हैं रेजोनेंस का मैक्सिमम करंट। नहीं, रेजोनेंस में जो करंट होता है, रेजोनेंस कब अकर करता है? इस पॉइंट पे रेजोनेंस अकर करता है, और जब रेजोनेंस आता है उस समय Im का वैल्यू, देखो यहाँ पे सब वैल्यू Im है, Im को प्लॉट किया गया है। जब रेजोनेंस आता है तब Im का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो उस समय Im का वैल्यू किसके बराबर होता है? Im के मैक्स, इसके बराबर होता है Im का वैल्यू। और जब Im का वैल्यू ये हो, इसका मतलब उस समय रेजोनेंस आया हुआ है, और जब रेजोनेंस अकर करता है उस समय जो नेट रेजिस्टेंस या नेट इम्पीडेंस R के बराबर होता है जब रेजोनेंस आता है। तो यही बोले, ठीक। अब आगे देखो, हम ऊपर मिटा रहे हैं ना, आदर समझ रहा है? ध्यान देना, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो ये मेरा R² इज इक्वल टू
ओमेगा 1L माइनस ओमेगा, बोलना जी कहीं अगर 1/ओमेगा 1C का होल स्क्वायर है, यही है, ठीक। ये R स्क्वायर है, हम ओमेगा 1 को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, लिख दे रहे हैं ना, क्या लिख दे रहे हैं, ओमेगा 1 को ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, यहाँ पे है L माइनस 1/ओमेगा 1 को क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा और C पूरा। अच्छा, हम दोनों साइड का स्क्वायर हटा सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट L प्लस L डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इन दोनों में से ओमेगा नॉट को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के पीछे का रीजन समझा देंगे हम, समझ में आ जाएगा तुरंत। यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन हुआ, 1 आया, यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन होगा तो ऐसे लिखेंगे ना, कई बार समझा चुके हैं। और इधर क्या ओमेगा नॉट कॉमन आ गया तो ये चीज़ आ गया, ठीक। माइनस यहाँ से भी ओमेगा नॉट कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, ये डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट आ गया, यहाँ पे ओमेगा नॉट C हो गया। ओमेगा नॉट को कॉमन इसलिए किए ताकि हम डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट ले आए, क्योंकि मेरा मकसद है ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू निकालना। तो ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा आएगा तब तो ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा आएगा, ठीक है। मेरा काम है यही चीज़ को निकालना, ठीक। अब देखो तो ऐसा करते हैं, ध्यान देना, ये जो है इसको हम 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट L रहने दिए माइनस। अब देखो जी एक चीज़, क्या दिख रहा है आदर्श, अच्छा ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये 1 से बहुत छोटा होता है, ये जो गैप है ये हाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो अगर ये वाला टर्म बहुत छोटा होता है ना, अच्छा सबसे पहले देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का पावर -1, ठीक है, और इनटू में 1 बाय ओमेगा नॉट C। देख लो अगर इस स्टेप में किसी को दिक्कत है, कनक ध्यान देना, 1 बाय किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, उस चीज़ का पावर -1, 1 बाय x इक्वल टू x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, मुस्कान समझ रही है। तो ये वाला चीज़ को ऊपर करके लिख दिए, लेकिन ये तो नीचे ही रह गया ना जी, तो इसको नीचे ही छोड़ दिए। हाँ, अच्छा एक चीज़ देखो तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC होता है ना जी। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC होगा ना। सृष्टि समझ रही है? अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं, एक ओमेगा नॉट को यहाँ रहने दें, एक को इधर ले आए, ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट C। एक्चुअली हम इसी से ये फॉर्मूला डेराइव किए थे, अगर इसका डेरिवेशन देखो तो इसी से ये डेराइव हुआ था जी। तो ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट C है, तो 1 बाय ओमेगा नॉट C को ओमेगा नॉट L लिख सकते हैं, इस चीज को ओमेगा नॉट L लिख सकते हैं ना जी। कहाँ देख रही कनीसा, समझी क्या बोले हैं? तो इसको लिख दे हम, तुमको दिखता है? मत दिखता है कहने का मतलब ऐसे हमसे ढक तो नहीं जाता है ना, बस वो कहने का मतलब है, दिख रहा है, ठीक। तो 1 बाय ओमेगा नॉट C को क्या लिख सकते हैं जी, ओमेगा नॉट L, है ना, लिख देते हैं इसको ओमेगा नॉट L। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, हम यहीं पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये वाला चीज़ 1 से बहुत छोटा है, जो कि है, तो इस -1 को हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस -1 को यहाँ पे ठूस देते हैं जी, ये यहाँ आ गया,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अरे ये वाला स्टेप जी बायनोमियल थ्योरम का है। अभी बायनोमियल थ्योरम छोड़ो, उस कॉन्सेप्ट को खाली समझ लो इस चीज़ को, है ना। अगर हम क्या था कहानी फिर से बताते हैं, देखो ये बायनोमियल थ्योरम से आता है ये वाला। अगर हम इसको एक्सपैंड करें ना बायनोमियल थ्योरम से, अगर ये वाला टर्म बहुत छोटा है तो ये माइनस अंदर आ जाता है। इसको बस याद रख लो, सीधा सीधी बात है ना। तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। बोलेगा जी आदर्श बोलो क्या लिखे इसको सॉल्व कर रहे हैं, बोलो। मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट एल, काटेंगे कूटेंगे नहीं है ना, माइनस ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट एल। ये चीज़ आ गया मेरा, ये दोनों खत्म। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट एल। ऐसे आ गया ना। अब हमको क्या चाहिए, देखो हम ये निकालेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, है ना। देखेगा सब लोग। तो 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट क्या आ जाएगा, R बाय यस ओमेगा नॉट एल। लेकिन हमको चाहिए, पीछे दिखेगा सृष्टि दिख रहा है ना, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा क्या आ जाएगा जी, ओमेगा नॉट एल बाय R। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ निकल के आया, यानी ये वाला जो चीज़ आया, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। और यही बताता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है, ओमेगा नॉट एल बाय आर। थोड़ा सा जंबल है डेरिवेशन, पता चल ही गया होगा, है ना। तो थोड़ा रिवाइज करना, बट हमको नहीं लगता है कि एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा माथा फोड़ने जैसा डेरिवेशन है। तो मेन चीज़ खाली जो मेन टर्म है पूरा पढ़ोगे ना, पूरा इस टॉपिक को पढ़ोगे तो जो मेन टर्म है उसका फॉर्मूला खाली दिमाग में रखना। ये जो चीज़ है इसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाता है, ओमेगा नॉट एल बाय आर, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, और ओमेगा नॉट एल को 1 बाय ओमेगा नॉट सी लिख सकते हैं ना जी, इसको अभी दिखाए थे। 1 ओमेगा नॉट एल को 1 बाय ओमेगा नॉट सी लिख सकते हैं। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 1 बाय आर ओमेगा नॉट सी, ये भी हो सकता है। क्या आरती, कहाँ, अरे अभी तो यहाँ दिखाए ओमेगा नॉट एल को 1 बाय ओमेगा नॉट सी लिख सकते हैं। तो ओमेगा नॉट एल के जगह पे क्या लिख दिए, 1 बाय ओमेगा नॉट सी, आर रह गया, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर वाला कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला देखो, दोबारा से लिख देते हैं। ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया, ओमेगा नॉट एल बाय आर। अब अगर हमसे बैंड विड्थ का फॉर्मूला पूछेगा जी, ओमेगा नॉट काट देते हैं तो 2 डेल्टा ओमेगा जो होगा वो आर बाय एल हो जाएगा। ये पूछेगा अगर तो पलटना पड़ेगा ना। 1 बाय 2 डेल्टा ओमेगा एल बाय आर होता, लेकिन 2 डेल्टा ओमेगा आर बाय एल हो जाएगा। कोई दिक्कत, सुधार लो। आर बाय एल होगा, है ना। ठीक है,
तो ये L बाय R हो गया, आए हाँ R बाय L हुआ, ठीक ना। ये बात आया समझ में। अच्छा इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक और इसमें फॉर्मूला, इसी से क्या आ जाएगा, ये जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं जी, इसी चीज़ को तो Q बोलते हैं। यही तो Q है ना, यही Q है, ठीक है। तो L बाय R को R बाय L, इसको अगर हम इसको खाली देखते हैं, इसको खाली देखते हैं, है ना, तो इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लिख सकते हैं L बाय R इज इक्वल टू Q बाय ओमेगा नॉट। तो R बाय L जो होगा वो ओमेगा नॉट बाय Q हो जाएगा, है ना। मतलब जो बैंड विड्थ है यानी 2 डेल्टा ओमेगा, यानी कि R बाय L वो ओमेगा नॉट बाय Q के बराबर होगा। तो दूसरा वाला सही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो समझो, अगर यहां ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा बैंडविड्थ कम होगा, क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा बैंडविड्थ कम होगा, रेजोनेंस उतना शार्प होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट में लाइन लिखा है उसको जरूर दिमाग में रखना। डेरिवेशन स्किप कर देना, लेकिन जितना थ्योरी लिखा हुआ वो दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात जो नोट्स में सबसे पहले, ये सबको समझ में आ गया इतना सारा बात, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, रिवीजन करना पड़ेगा, सारा टर्म को बढ़िया से दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैसे क्या है, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर वगैरह वगैरह को दिमाग में रखना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सभी चीज़ को। ये ग्राफ दिमाग में रखना, क्वेश्चन भारी बनाने के लिए ग्राफ दे सकता है, मैक्सिमम लोग को याद नहीं रहेगा क्या चल रहा है इस ग्राफ में, है ना। बढ़ाते हैं, सबको समझ में आ रहा है। बोलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ। अभी जो गप कर रहा था दोनों भाई एकदम गला मिल के, थोड़ा सा देख लेता, याद कर लेता, छोटा सा चीज है। तुम तो अनुराग, तुम्हारा तो हालत बहुत खराब है जी, इतना एब्सेंट करता है, पढ़ भी नहीं रहा है घर में बढ़िया से। अच्छा थोड़ा ध्यान देगा, जब रेजोनेंस आता है, समझना बात, इम्पीडेंस का सुनो, इन जनरल इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पीडेंस का फॉर्मूला बोलो। V बाय आर एम बोल सकती थी, लेकिन इम्पीडेंस का फॉर्मूला, जो प्रॉपर फॉर्मूला जो डिराइव हम लोग करते हैं, बोलेगी मुस्कान, बोलो इम्पीडेंस का। रूट अंडर याद रहेगा सबको, ये फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना होता है, ये आता है बोर्ड एग्जाम में भी, याद था ना। अब कोई बात होता है, समझने में दिक्कत हो जाता है कई बार, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो ध्यान दो, सुनो, रेजोनेंस का कंडीशन पूछता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस कब आता है, कब अकर करता है? रेजोनेंस तब अकर करता है जब XC इज इक्वल टू XL हो जाता है, यही चीज़ है। और इसी से रेजोनेंस का, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है हम लोग का। XC का फॉर्मूला क्या होता है?
वैभवी बताएगी। एकदम एकदम नहीं पढ़ती है वैभवी तुम। सृष्टि एक्सी का फॉर्मूला बताओ। तुम बता देगी, छोड़ दो, बोल वो भी बता देगी। उधर तो अनुराग बताइए नहीं पाएगा, पूछना बेकार है। वो लड़का बीमार था, गिर गया था। बोलो साक्षी, बता देगी, हम जान रहे हैं, बोलो फिर। 1/ωc होता है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। और ये ω/L होता है, ठीक है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक तरह से देखो तुम्हारा ω² CL = 1 आ जाता है। ω² = 1/LC या CL जो लिखो, ω √, ये आता है। तो रेजोनेंस तब आता है जब XC XL के बराबर होता है। अगर सर्किट में XC है ही नहीं, सपोज करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, सुनना, इससे भी क्वेश्चन पूछा है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है एकदम इस छोटे से बात से। अगर XC है ही नहीं, रेजोनेंस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि XL को कैंसल आउट कोई नहीं करने के लिए रहेगा। XC को XL रहेगा कैंसल आउट करने के लिए, हटाने के लिए, तब तो ये वाला टर्म हट जाएगा और रेजोनेंस आ जाएगा। तो रेजोनेंस केवल उसी सर्किट में आता है जिस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मौजूद हो। अगर एक भी नहीं हो तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। बात क्लियर है? पहला पैरा नोट करके यही बात लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यस वही, ठीक है। एक छोटा सा चीज फटाफट पढ़ाते हैं जी, फिर एक टॉपिक बस रह जाएगा, ध्यान देना। मिटा दें, सारा बात समझ में आ गया, ठीक है। रिवाइज जरूर कर लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। जो नहीं बताएगा उसको एगो एल्पिन लिबे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब बताएगा उसको डेयरी मिल्क ना देंगे देंगे। एक डेयरी मिल्क मंगाएंगे इतना बड़ा, फाड़ेंगे, एक एक टुकड़ा देते चलेंगे। तो ध्यान दो, सुनो।